नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। वैसे तो ये चैनल संस्कृत साहित्य की सेवा के लिए है। इस पे आपको संपूर्ण वाल्मीकि रामायण, महाभारत, कालिदास, भास, चाणक्य नीति, विदुर नीति, वेदों से संबंधित, मनुस्मृति से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन अपनी संस्कृति और अपनी भाषा की सेवा करने के साथ साथ जब इलेक्शन होते हैं तो एक ये भी कार्य मेरे हिस्से में आता है कि सबको ट्रेनिंग दी जाए। और जो मेरे इलेक्शन के वीडियो हैं, आप लोग उनको काफ़ी प्रेम भी देते हैं, काफ़ी उनको देखते हैं। तो इस समय जब अहमदाबाद में चुनाव चल रहे हैं, या ये कहिए कि पूरे गुजरात में कॉरपोरेशंस के चुनाव चल रहे हैं, तो उनको लेकर के ये वीडियो आपके सम्मुख लेकर के आ रहा हूं। आपको सारी जानकारियां इसमें मिल जाएंगी। 21 तारीख को इलेक्शन होना है। 20 तारीख को जो भी आपके सेंटर हैं वहां जाकर के आपको पहुंचना है। उन सेंटर पे आपको सुबह 9 बजे जाना है। जैसे अगर अहमदाबाद में है तो जो हमारा मणिनगर, दानी लीमला और ईशनपुर है, इसके लिए खोखरा रमत गमत संकुल है, वहां पे जाना है। इसी प्रकार से सबके स्थान अपने निश्चित हैं। जहां उनका डिस्पैचिंग सेंटर बना हुआ है वहां उनको पहुंचना है। वहां जाकर के आप सबसे पहले आपके पास जो ऑर्डर है उसके हिसाब से वहां व्यवस्थाएं की गई होंगी। वहां से आप अपने अपने ऑर्डर कलेक्ट करेंगे। उन ऑर्डर में आपकी 5 लोगों की टीम होगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिसाइडिंग, पोलिंग 1, पोलिंग 2 और आपके साथ में एक चौथे वर्ग का कर्मचारी होगा। आप 5 लोगों की टीम बन जाए तो अपने सेक्टर ऑफिसर, जिनको कहीं जोनल भी बोला जाता है, जोनल ऑफिसर के साथ आप अपनी टीम बना करके और अपनी सामग्री लीजिए। देखिए, सामग्री को कोई लोग कहते हैं कि वहीं चेक करना है। कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि आपको वहां चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि हमने पूरी सामग्री अच्छी तरीके से तैयार की है। तो आपको वो सामग्री लेकर के जो बूथ आपको दिया गया है उस बूथ पे पहुंचना है। इसके लिए आपको अपने आप नहीं जाना है। आपके बूथ पे जाने के लिए रूट की बसें बनाई गई हैं, या जो भी साधन उन्होंने, सरकार ने आपको उपलब्ध करवाए हैं, उन्हीं साधनों का उपयोग करके आपको वहां पे जाना है। आप जब सामग्री ले रहे हैं तो वहां खोल के चेक करना हो ना करना हो, लेकिन इतना जरूर ध्यान दे लें कि आपके ऑर्डर में जो बूथ नंबर है, आपको जो सीयू बीयू दिए जा रहे हैं वो उसी बूथ नंबर के होने चाहिए। आपको जो थैले दिए जा रहे हैं उसी बूथ नंबर के होने चाहिए। और फिर वो लेकर के आप अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। वहां जाकर के आपको सबसे पहले अपनी मशीन को चेक करना है। देखिए, वहां अगर आपने चेक नहीं किया है तो यहां आकर के आपको जरूर चेक करना है अपने बूथ पे जाकर के। और उस सीयू को चेक करने के लिए उस पे जो पिंक सील लगी वो बराबर लगी है या नहीं, जिससे कैंडिडेट सेट और बैटरी वाला कंपार्टमेंट सील करके आपको आपके रिटर्निंग ऑफिसर दिया करते हैं, वो कंपार्टमेंट बराबर सील है या नहीं, ये चेक करना है। दूसरा, उस पे जो एड्रेस टैग लगा हुआ है उस एड्रेस टैग पे आपके बूथ का एड्रेस है या नहीं है, ये 2 चीजें आपको चेक करनी है। तो आपको व्यू भी चेक करना है। और व्यू जब चेक करेंगे तो उसमें आपको ये देखना है कि मतदाता में जितने नंबर हैं, सामने के उतने ही बटन खुले होने चाहिए, बाकी के बटन बंद होने चाहिए। अब ये स्थानीय निकाय चुनाव है तो इसमें आपकी मशीन में एक अंतर होता है, और इसमें नीचे, सबसे नीचे रजिस्ट्रेशन का बटन होता है, और वो बटन पीले रंग का अलग कलर का दिखाई देता है। यानी सारे बटन ब्लू दिखाई देंगे तो वो बटन पीले रंग का दिखाई देगा। और ये बड़ा जरूरी है कि आप इस चीज को चेक करें। वैसे ये सारी चीजें तैयार की जाती हैं, ईवीएम प्रिपरेशन होता है, उनकी तैयारियां होती हैं, लेकिन फिर भी हमारी भी जवाबदारी है कि हम बूथ पे पहुंचे हैं तो हमें किन किन चीजों को चेक करना, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आप उसका कनेक्शन कर लीजिए। कनेक्शन करने के लिए आप अपना सीयू का पीछे का ढक्कन खोलेंगे तो वहां रेड और ब्लैक 2 तरीके के पॉइंट दिखाई देंगे। और जो आप अपना व्यू खोलेंगे उसके अंदर जो केबल है उसमें भी एक साइड रेड है, एक साइड ब्लैक है। आप उनको एक दूसरे के साथ जैसे दबाएंगे, कनेक्ट करेंगे, वो तुरंत लॉक हो जाएगा। थोड़ी सी खटाक की आवाज आती है और वो लॉक हो जाता है। स्विच आपके नीचे होगी, अभी तो स्विच ऑफ होगा। जैसे आप उसको स्विच ऑन करेंगे ऐसे ही आपकी मशीन जो है वो चालू हो जाएगी।
अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना कि बैटरी हाई पे होनी चाहिए। अगर आप चालू कर रहे हैं, आप बूथ पे पहुंच गए हैं, ये मैं 20 तारीख की बात कर रहा हूं, तो वहां जाकर के आप देखेंगे उसकी बैटरी हाई है। बैटरी हाई है, आप मोक पोल करके देख लीजिए एक बार, आप निश्चिंत हो जाएंगे। यहां इस बार आपके पास वीवीपैट नहीं है कि उसमें स्लिप निकलेंगी, आपका पहला सेशन हो गया, आपका दूसरा सेशन हो गया, यहां कुछ नहीं है। आप सबको एक एक मत डाल के देख लीजिए, आपकी मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इससे क्या है, दूसरे दिन मतदान बड़ी जल्दी शुरू होना, 7 बजे शुरू होना है, सुबह 6 बजे आपको मोक पोल करना है। उस समय अगर कुछ गड़बड़ निकलेगी तो आप बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी मशीन में सारे बटन दबा के, रजिस्टर बटन जब आप दबाएंगे तभी वो वोट पड़ेगा, तो आप उस चीज को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। जब आपकी मशीन चेक हो जाए और सारी सामग्री चेक हो जाए तो आप अपने जोनल ऑफिसर से कहिए कि साहब हमें सब चीजें बिल्कुल परफेक्टली मिल गई। इसके बाद नंबर आता है कि आपको एक बूथ बनाना है, जिसको आप मतदान मथक कहते हैं ना, क्योंकि जो रूम आपको दिया है वो तो खाली रूम होगा, किसी स्कूल का ऐसे ही रूम होगा। तो जब आप उसको बूथ के रूप में परिवर्तित करेंगे, तो अगर उसमें 2 दरवाजे हैं तो एक एंट्री पॉइंट रख दीजिए, एक एग्जिट पॉइंट रख दीजिए। लेकिन अगर एक ही दरवाजा है तो आप बीच में रस्सी बांधिए और उसके 2 भाग कीजिए। बाहर से अंदर आने के लिए इन का बोर्ड लगाइए और अंदर से बाहर जाने के लिए एक भाग में आउट का बोर्ड लगाइए, जिससे आने वालों को यह पता है कि रस्सी के लेफ्ट साइड से हमें अंदर आना है, और जाने वाले को भी यह पता है कि रस्सी के, क्योंकि वो अंदर से तो उसके लिए भी वो लेफ्ट साइड ही होगा, कि इसके लेफ्ट साइड से हमें बाहर जाना है। तो ये बड़ा जरूरी होता है। अब जैसे ही दरवाजे से कोई व्यक्ति एंटर हो तो उसको पोलिंग ऑफिसर 1 2 3 बैठे दिखने चाहिए। इस प्रकार की आप बैठक व्यवस्था कीजिए। लेकिन ये ख्याल रखिए कि आपके जो पोलिंग ऑफिसर्स बैठ रहे हैं उनके पीछे, उनके बिल्कुल पीछे जो आपके एजेंट आते हैं उनके बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। ऐसा मत कीजिए कि पोलिंग ऑफिसर यहां बैठे हुए हैं और एजेंट सामने बैठे हुए हैं, इस प्रकार की सुविधा मत कीजिए, इसको योग्य नहीं माना गया है। तो रूम के अंदर व्यवस्थाएं इस प्रकार से बनाएं कि पोलिंग ऑफिसर जो हैं उनके पीछे आपके पोलिंग एजेंट बैठे, इस प्रकार की। अब आपको मतकुटीर जो बनानी है वो टेबल में इस प्रकार से रखिए कि जहां प्रकाश की व्यवस्था बराबर हो। कहीं ऐसा ना हो कि जो मत देने आने वाला है वो ये कहे कि साहब हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है कि किसको हम मत दें। और ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं कि किसी खिड़की वगैरह का प्रकाश का लाभ लें कि खिड़की है वहां रख दें, क्योंकि वहां पीछे से कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वगैरह कर सकता है, तो वहां गोपनीयता का भंग होगा। तो आपको ऐसी जगह ये मतकुटीर रखनी है जहां की प्रकाश पर्याप्त हो, जहां ट्यूबलाइट या लाइट का प्रकाश मिल रहा हो। अब आप इस चीज पे खास ध्यान दीजिएगा कि इस बार वीवीपैट नहीं है, इसलिए आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि डायरेक्ट कोई प्रकाश उसके ऊपर पड़ेगा तो उसको हानि होगी, इसलिए आप निश्चिंत हैं। कहीं भी किसी भी लाइट के नीचे आप इस चीज को स्थापित कर सकते हैं। आपका बूथ बराबर बन गया है, सारी सामग्री आपकी है, निश्चिंत होकर के जल्दी से सो जाइए। एक काम और आप कर सकते हैं कि आपके बूथ के बाहर कुछ आपको बैनर से लगाने होते हैं। एक बैनर होता है जो इस चीज को व्यक्त करता है कि इस बूथ पे कौन कौन सी सोसाइटी, कौन कौन से एरिया हैं जो जहां के लोग यहां मत देने आ सकते हैं, तो उस चीज को आपको वहां पे शो करना होता है। एक चीज होती है कि यहां कौन कौन से उम्मीदवार इस चुनाव क्षेत्र में सामने सामने डटे हुए हैं, उसकी भी लिस्ट आपको बना के दी जाती है, वो आपको वहां लगाना होता है। इस बार एक चीज और आई है जो आपको लगानी है, जो है वेबसाइट। एक उस पे दिया होगा, वो वेबसाइट भी आपको बता देनी है कि अगर किसी को अपना भाग क्रमांक वगैरह कुछ चेक करना है तो वो चुनाव की जो वेबसाइट है उसको आराम से देख पाए। तो इस प्रकार की कुछ चीजें जो हैं वो क्लियरली आप बाहर लगा सकते हैं, फिर आपका बूथ एकदम तैयार हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि दूसरे दिन यानी 21 तारीख को, अब चूंकि ये इन्हीं चुनाव के लिए वीडियो बन रहे हैं और अगर कहीं और है तो अपनी तारीखें उस हिसाब से यहां सेट कर लें, 21 तारीख को मतदान होना है। अब इस बार जो मतदान है उसका समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है, 11 घंटे मतदान चलेगा। अब अगर 7 बजे मतदान शुरू होना है तो आपको मोक पोल सुबह 6 बजे करना चाहिए। इसके लिए एजेंट की हाजिरी जरूरी है। अब एजेंट अगर सुबह आता है तो सबसे पहले 10 नंबर का फॉर्म देकर के आपको एजेंट की नियुक्ति करनी है। एजेंट के संदर्भ में इतना याद रखिए कि एक पार्टी का एक ही एजेंट वहां बैठ सकता है एट ए टाइम। उसके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए और जब तक वो वहां काम कर रहा है मार्क कॉपी पे जिससे निशानी करता है उसको लेकर के वो बाहर नहीं जा सकता है।
बस इतना सा याद रखिए। उसके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, मार्क कॉपी बाहर नहीं ले जा सकता है, और एक ही पार्टी के एट ए टाइम 2 एजेंट आपके अंदर नहीं होने चाहिए पोलिंग बूथ के अंदर। एजेंट की सिग्नेचर जरूरी होती है, मुकपोल सर्टिफिकेट पे, इकरारनामा पे, सत्तरगाह पे, बहुत जगह पे 4 से 5 जगह उनकी जरूरत पड़ती है। तो उस एजेंट की नियुक्ति में आप थोड़ी सी शालीनता रखें, ध्यान दें कि आपको सभी पार्टियों के या जो जो उम्मीदवार आपके यहाँ खड़े हैं उनके सिग्नेचर के नमूने दिए जाते हैं, और उनके जो एजेंट होते हैं, चूंटनी एजेंट बोलते हैं उनको, उनके भी, इलेक्शन एजेंट जिनको बोलेंगे, उनके भी नमूने दिए जाते हैं जो इन पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं। उनसे आप मैच कीजिए, अगर बराबर है तो आप उसको बिठा सकते हैं। इतने फॉर्म वहां आएंगे, सबके ऊपर सिग्नेचर अलग अलग नमूने के होंगे, और वो आपके पास उसके सैंपल हैं, उस हिसाब से इनकी नियुक्ति करें। अब देखिए, हम 21 तारीख की सुबह की बात कर रहे हैं, जिस दिन मतदान होना है। सबसे पहले एजेंट की नियुक्ति होगी। एजेंट की नियुक्ति के बाद दूसरा काम जो है वो है आपका कि आपको मशीन को कनेक्ट करना है। मॉक पोल करना है तो सबसे पहले मशीन को कनेक्ट कीजिए। मशीन को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है वही याद रखिए, रेड साइड, ब्लैक साइड, उसको पुश करेंगे, वो ऑन कीजिए मशीन को। मशीन को ऑन करके आप टोटल चेक कीजिए, टोटल 0 है। अब आप इंतजार कर सकते हैं 15 मिनट तक कि आपका एजेंट आ जाए। अगर उससे आपने फोन नंबर वगैरह लिया है, ये आपकी स्मार्टनेस है, अगर वो शाम को मिलने आया तो आप उसको बोल सकते हैं कि भैया जल्दी से आ जाओ, मॉक पोल शुरू करना है। तो 15 मिनट तक आप राह देखिए, इससे ज्यादा रास्ता मत देखिएगा। आपको 6:15 बजे अपना मॉक पोल शुरू कर देना चाहिए। अगर आप 6:15 बजे मॉक पोल शुरू करेंगे तो ऑलमोस्ट 15 से 16 मिनट लगेंगे आपको इस मॉक पोल में, क्योंकि स्थानीय चुनाव होते हैं यहाँ। अपक्ष उम्मीदवार, जिसको निष्पक्ष बोलते हैं, या किसी भी पार्टी के जो नहीं होते हैं, ऐसे अपक्ष उम्मीदवार भी कई खड़े होते हैं। तो जो ऐसे उम्मीदवार होते हैं ना, वो आपकी लिस्ट को लंबा करते हैं, और जब लिस्ट लंबी होती है तो होता क्या है कि मॉक पोल में ज्यादा समय जाता है। अब मॉक पोल करने के समय मैंने कहा, एक बात ये ख्याल रखिए कि आपको 15 मिनट लेट एजेंट की राह देखने के लिए किया जा सकता है। तो आप 6:15 बजे मॉक पोल शुरू करें। अब मॉक पोल करने के समय किन किन चीजों का ख्याल रखना है? सबसे पहले मैंने कहा कि टोटल बटन दबाइए और एजेंट को बताइए, और आप भी ये देख लीजिए कि इसमें कोई मत नहीं है, 0 है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा था कि आप एक दिन पहले अपनी मशीन को चेक कर लीजिए, अगर आपने उसको क्लियर नहीं किया है, CRC करना पड़ता है, अगर वो आपने नहीं किया है तो आपकी मशीन इस समय वर्क नहीं कर रही होगी, या उसमें टोटल में वोट बोल रहे होंगे। तो अगर टोटल में वोट वहां पे बोल रहे होंगे तो आपको उसको क्लोज करना होगा, उसका रिजल्ट देखना होगा, और आपको फिर उसको क्लियर करना होगा, तब आप मॉक पोल कर पाएंगे। यानी मॉक पोल के समय आपकी मशीन में एक भी मत नहीं होना चाहिए, पहली बात। इसके बाद आप बैलेट बटन दबाएंगे और एक एक कैंडिडेट को मत देंगे, और हर बार आप रजिस्टर बटन दबाएंगे, तभी वो मत रजिस्टर होगा। यानी 1 नंबर को मत दिया, रजिस्टर बटन दबाया, 2 नंबर को मत दिया, रजिस्टर बटन दबाया, 3 नंबर को मत दिया, रजिस्टर बटन दबाया। मान लीजिए कि आपका कोई एजेंट कहता है कि नहीं, हमें तो 4-4 की चॉइस डाल के देखना है, तो भैया तुम 4-4 की चॉइस डाल के देख लो कि 4 को दबा दिया 1 रजिस्टर, 4 को दबा दिया 1 रजिस्टर। इस प्रकार से हर एक कैंडिडेट को एक एक मत मिल जाना चाहिए, चाहे 4 को इकट्ठा करके आप दो, चाहे एक एक करके आप दो, लेकिन होना ये चाहिए कि हर कैंडिडेट को एक एक मत अवश्य मिल जाए नोटा के साथ। इस बार ये नियम नहीं है, स्थानीय निकाय चुनाव में ये नियम नहीं है कि कम से कम 50 मत देने हैं, कम से कम हर एक को 3-3 मत देने हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मॉक पोल में आपको ख्याल क्या रखना है कि मॉक पोल से पहले आपकी मशीन 0 पे होनी चाहिए। आप जब मॉक पोल कर रहे हैं तो उस समय सभी कैंडिडेट को कम से कम एक एक मत आपको देना है, और रजिस्टर बटन जब तक नहीं दबाएंगे तब तक वो मत रजिस्टर नहीं होगा। जब आप कंट्रोल बटन दबा रहे हैं, उसमें बैलेट जो बटन होता है वो दबाते हैं, तो आपका व्यू एक्टिव होता है। अब व्यू एक्टिव होने के बाद आप ये चीज ख्याल रखिए कि जिसके सामने का आपने बटन दबाया है वहीं लाल लाइट होनी चाहिए। अगर ये परफेक्ट है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी मशीन बिल्कुल सही है। अब अगर आपका मतदान सबका पूरा हो गया है, यानी मॉक पोल पूरा हो गया है, सभी कैंडिडेट को एक एक मत आपने दे दिया नोटा के साथ, तो भैया मशीन को जल्दी से क्लोज कीजिए। क्लोज होगी, फिर आपको
रिजल्ट देखना है और रिजल्ट के बाद फिर उसको क्लियर करना है। रिजल्ट आपको मॉक पोल के सर्टिफिकेट में लिखना है। अब ध्यान दीजिए कि क्लोज बटन आपने दबाएंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे, फिर क्लियर करेंगे। इस पूरी प्रोसेस में कम से कम 7 से 10 मिनट के बीच का टाइम लगता है। अब ये 7 से 10 मिनट कहने का मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ 5-6 कैंडिडेट हैं तो 7 मिनट में काम हो जाएगा, क्योंकि उसको 5-6 लोगों का रिजल्ट बताना है। अगर आपके यहाँ 14 पूरे कैंडिडेट है, एक मशीन पूरा, एक व्यू पूरा फुल है उसका, तो आप ये मान लीजिए कि 10 मिनट लगेंगे। और अगर आपके पास दूसरा व्यू है, जैसे हमारे यहाँ दानी लिमड़ा में है, तो आप ये मान लीजिए कि उसमें 8 और 10 की जगह पे 12 मिनट भी जा सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एक मशीन को सीआरसी करने में आपको 10 से 12 मिनट लगते हैं। अब ये समय आपको मॉक पोल के बाद चाहिए और फिर आपको सीलिंग करना है, यानी 6:30 बजे आपका मॉक पोल खत्म हो जाए। आप इस चीज को कंफर्म करके चलिए। तो ये सारी प्रोसेस अगर आपकी पूरी हो गई है तो उसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद रिजल्ट देखिए, उस रिजल्ट को अपने मॉक पोल सर्टिफिकेट में लिखिए, एजेंट की सिग्नेचर करवाइए, अपनी सिग्नेचर कीजिए, और उसके बाद आप उस मशीन को सीलिंग की प्रक्रिया में लेंगे। क्योंकि अगर आपने ये सारी चीजें क्लियर कर ली हैं तो आपका काम खत्म हो गया। अब सीलिंग की प्रक्रिया में जब आप लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी सीआरसी की प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसको स्विच ऑफ कर दें। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप राह देख रहे हैं, 6:30 बजे तक कोई एजेंट ही नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? अरे भैया, हमने कहा कि खाली 15 मिनट राह देखनी है, 6:15 बजे आपको मॉक पोल शुरू कर देना है। अपने हिसाब से जैसा एक दिन पहले किया था वैसे कर लीजिए। 6:30 बजे उसका सर्टिफिकेट तैयार कर दीजिए और मशीन को क्लियर पे डाल दीजिए। क्लियर करने के लिए क्लोज, रिजल्ट और क्लियर पे। और उसके बाद आप किसी एजेंट की राह नहीं देखेंगे। एजेंट जब आएगा उसको बोलिए इस पे जरा सिग्नेचर कर दो, कर देते हैं एजेंट लोग सिग्नेचर। तो इस चीज से निश्चिंत रहिएगा। अब आपको सीलिंग की प्रक्रिया में जब जाना है तो सबसे पहले ग्रीन पेपर सील, जो ग्रीन पेपर सील होती है, उसको आपको इस तरीके से लगाना है कि जब आप उसका ढक्कन बंद करें तो ग्रीन भाग ऊपर दिखाई देना चाहिए। अब ग्रीन भाग ऊपर रहेगा, इसका मतलब है कि जब आप उसको एबीसी सील से सील करेंगे तो व्हाइट पोर्शन ऊपर दिखाई देगा। तो फिट करने के टाइम पे ग्रीन भाग ऊपर रहे तो ग्रीन भाग की तरफ आप सिग्नेचर कीजिए, वहां अपना सिक्का लगाइए विशिष्टा दर्शक, और उसी पे सब लोग सिग्नेचर करेंगे। इस पे एजेंट की सिग्नेचर जरूरी होती है। अगर एजेंट नहीं है तो आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना सिग्नेचर करे, असिस्टेंट प्रिसाइडिंग का करवाए, अगर सेक्टर ऑफिसर उपस्थित है तो उसकी सिग्नेचर करवाए, या असिस्टेंट सेक्टर आया हो तो उसकी सिग्नेचर करवाएं, नहीं तो अपने टीम के कम से कम 3 मेंबर की सिग्नेचर वहां करवाएं, अगर एजेंट हाजिर नहीं है तो। इसके बाद आप जब ग्रीन पेपर सील उसमें लग जाए तो इनर ढक्कन, उसका 2 ढक्कन होते हैं उस कंपार्टमेंट में, तो आपको इनर ढक्कन बंद करना है। सील के 2 पोर्शन बाहर होंगे। अब वहां पे एक टैग मारने की जगह होती है जिसको खास टैग बोला जाता है। उस खास टैग को बराबर आप वहां पे फिट कीजिए, डोरी से बांधिए और उसको लाख के साथ सील करके और उस पोर्शन में फिट कर दीजिए। तो खास टैग के साथ अंदर का पोर्शन आपका सील हो गया है। जब आपका अंदर का पोर्शन सील हो जाए तो आप बाहर का ढक्कन भी बंद कर दें। अब बाहर का ढक्कन जब बंद करेंगे तो ग्रीन पेपर सील के 2 जो एंड है ना, एक नीचे एक ऊपर, बाहर रहना चाहिए, वो अंदर आपको दबाना नहीं है। तो बाहर का ढक्कन बंद होने के बाद वहां पे भी दोरा बांध करके, और जो आपको एड्रेस टैग दिया गया होगा आपके बूथ का, जैसा ऑलरेडी एक तो ऊपर लगा होगा जो आपको लगा के दिया होगा आपके रिटर्निंग ऑफिसर ने, उसी प्रकार का एक एड्रेस टैग आपको दिया गया होगा, आपके बॉक्स में ही पड़ा होगा, उसी में से आप उसको बराबर बांधेंगे और उसको भी सील करेंगे। इस प्रकार से अंदर जहां आपके सीआरसी वाले बटन हैं वो पोर्शन आपने छोटे वाले से, आरसी बटन वाला आपने छोटे से सील किया है, और क्लोज बटन वाला जो है वो ये सील हो गया है, लेकिन उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, उसको खोल के आप क्लोज बटन दबाने की आपके पास सुविधा रहती है। लेकिन अब इस कंपार्टमेंट में डबल सील हो गए हैं, यानी कोई इसको क्लियर नहीं कर सकता, कोई इसका रिजल्ट नहीं देख सकता जब तक इसकी सील ना तोड़ी जाए। अब स्ट्रेप सील का नंबर आता है जिसपे ABCD लिखा होता है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से उसको रखिए कि राइट साइड आपकी पट्टी जा रही हो, ऐसे मशीन है, राइट साइड पट्टी जा रही, ए सामने दिखाई देना चाहिए। ए नीचे रखा और जो नीचे ग्रीन पट्टी उसको ऊपर पलट दीजिए। ग्रीन पट्टी नीचे की उसके ऊपर पलटेंगे तो ग्रीन पट्टी उस ए के ऊपर चिपक जाएगी जहां ए लिखा हुआ है। उसमें क्या होता है, एक वैक्स पेपर लगा होता है, उसको हटा देंगे तो अंदर गोंद निकलता है, उसी गोंद के ऊपर वो चिपक जाएगा। अब वो जब इस तरीके से चिपक गया है ना,
तो सामने आपको बी दिखाई देता है, उसका भी वैक्स पेपर हटा दीजिए, तो फिर उसमें भी गोंद निकलेगा, तो वो उसी पट्टी के ऊपर इस तरीके से ऊपर से आ जाएगा। यानी ऐसे था तो उसके ऊपर ऐसे होकर के, तो अब जैसे ही बी उसके ऊपर चिपकेगा ऊपर सी दिखाई देने लग जाएगा, उसका गोंद निकाल दीजिए। उसका गोंद निकाल देंगे ना, तो ऊपर जो पट्टी बची है उसको फोल्ड करके इसके ऊपर लगा दीजिए, तो वो सी के साथ चिपक गया। देखिए पहले आपने ए रखा था, नीचे जो पट्टी थी उसको उसके ऊपर मारा था, और बी से उसी पट्टी को, नीचे उसके ए हो गया, ऊपर उसके बी हो गया, उसको चिपका दिया था। और जब सी आपको ऊपर दिखाई देने लग गया तो ऊपर वाली पट्टी आपने उसके ऊपर चिपका दी, और फिर ये जो आपकी स्ट्रेप सील है ना, वो इस तरीके से बाईं साइड से होती हुई वापस आएगी, और यहाँ आपको डी दिखाई देगा, तो डी के ऊपर का निकालिए, उसके ऊपर से चिपका दीजिए। अब ये पूरी जो स्ट्रेप सील आपको लगानी है, इसमें ये ख्याल रखिए कि क्लोज बटन के नीचे नीचे वो चले। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप स्ट्रेप सील यूज करें तो उसमें इस चीज का ख्याल रखें कि जो व्हाइट पोर्शन है और ब्लू ढक्कन वाला पोर्शन है, तो व्हाइट की थोड़ी सी किनारी पकड़ के अगर चलेगी वो सील, तो पूरा बड़े आराम से बंद हो जाएगा। और उसको जरा सीधा रख करके अगर चलाएंगे तो बहुत बढ़िया सील लग जाती है, और ये बहुत अच्छा आपकी मशीन सील हो गई। और मशीन अगर सील हो गई तो आप इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, इलेक्शन करवाने से पहले भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है कि अगर मशीन आपकी तैयार भी हो गई है तो आप चाहे 6:45 पे मशीन तैयार कर लें, वो आपके लिए एडवाइजेबल है। क्योंकि अगर 2 मिनट भी लेट होता है ना, तो तुरंत मीडिया वाले या कोई ना कोई वहां आकर के खड़े हो गए होंगे, अजी साहब अभी तो 7 बज चुके हैं, देखिए आप देखिए घड़ी में 7 बज गए हैं और अभी तक यहाँ तो मशीन सील नहीं हुई है। दुनिया भर की बातें करेंगे। आजकल तो भाई ज़्यादा ही बातें होती हैं अभिव्यक्ति के लिए, तो उनको ये अधिकार है, वो अभिव्यक्ति कर सकते हैं अपनी। तो ये याद रखिए कि अगर आप 6:45 बजे भी तैयार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई कानूनी वो नहीं है। लेकिन मतदान 7 बजे से पहले शुरू नहीं होना चाहिए। पहला मतदाता, अगर आपके यहाँ एजेंट आ गए हैं तो एजेंट होगा, वो पहला वोट डाल देगा, क्योंकि वो पहले से आ गया है। और नहीं है तो कोशिश कीजिए कि 7 बजे पे परफेक्ट आप मतदान शुरू करवा पाए। अब 7 बजे मतदान शुरू करने से पहले कुछ काम करने होते हैं। मशीन तैयार है तब भी इकरारनामा बोलते हैं इसको। तो इसके 4 भाग होते हैं। पहला इकरारनामा प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये मतदान शुरू होने से पहले भरना होता है, और ये बहुत इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जब आप CUBU सबमिट करने जाएंगे तो ये उसके साथ आपको देना होता है। तो पहला भाग उसका आपको इस समय इलेक्शन यानी वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले आपको उसको भरना है। उसमें कुछ चीजें होती हैं कि आप डिक्लेयर करते हैं वहां पे कि मतदान गुप्त होना चाहिए, सब लोग गुप्तता का ख्याल रखेंगे, कोई इसके नियमों का भंग नहीं करेगा। ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। और उसके ऊपर आपको जो वो एजेंट होता है ना, पोलिंग एजेंट आपके यहाँ, उसके सिग्नेचर लेने होते हैं। अब कोई ऐसा भी एजेंट हो सकता है कि वो कहते हैं कि हम तो सिग्नेचर नहीं करेंगे, तो उसमें नीचे इस प्रकार की भी जगह होती है जिसमें लिखा होता है कि वह एजेंट हाजिर तो था लेकिन उसने सिग्नेचर करने से मना किया है। और जो सिग्नेचर करेंगे वो अपना नाम लिख के सिग्नेचर करेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी अपनी सिग्नेचर करेगा। अगर आपके सेक्टर ऑफिसर हैं, अगर आपके यहाँ कोई ऑब्जर्वर आया तो आप उसकी भी सिग्नेचर वहां पे करवा सकते हैं। ये आपका इकरारनामा तैयार हो गया। अब आप वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो पहले कैंडिडेट को बुलाएंगे, तो सबसे पहले जो आपका पहला मतदान अधिकारी है वो बैठा होगा। अब जो पहला मतदान अधिकारी बैठा है उसको क्या क्या काम करना है ध्यान रखिएगा। मैं बड़ी सरल भाषा में आपको बता रहा हूं। पहला काम है उसका आइडेंटिटी चेक करना। अगर उसको कंफर्म हो जाता है कि भाई ये जिसका आई कार्ड है वही व्यक्ति है, आइडेंटिटी उसकी स्थापित हो जाती है, इसके लिए सबसे पहली बात तो ये, अगर इलेक्शन कार्ड है तो सबसे अच्छी बात है। वोटर स्लिप कई बार अलाउ होती, कई बार नहीं होती। हमारे यहाँ गुजरात में इस बार वोटर स्लिप अलाउ नहीं है, तो वोटर स्लिप से आप उसका नंबर सब कुछ ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो आपको आपके काम को आसान करता है, लेकिन वो आई कार्ड के तौर पे काम नहीं करेगा। ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पान कार्ड हो सकता है, जिसमें भी उसका फोटो है, ऐसा कोई भी आप आइडेंटिटी कार्ड चला सकते हैं। अब उसमें इस बार हमारे यहाँ गुजरात में ये नियम किया गया। वैसे तो ये था कि आपको उसके 4 आंकड़े लिखने होते कि पान कार्ड लिखा तो अंदर के लास्ट 4 डिजिट लिख दीजिए, आधार कार्ड लिखा तो लास्ट 4 डिजिट लिख दीजिए। लेकिन इस बार ये कहा गया है कि नहीं, आपको पूरा नंबर लिखना है। यानी अगर पान कार्ड है तो कुछ इस तरीके का नंबर आएगा, GAPPST, और फिर उसके बाद 4 आंकड़े का नंबर आएगा, फिर एक और कुछ आएगा। तो इस प्रकार के जो भी आपको पूरा नंबर लिखना है। अगर लाइसेंस है तो GJ27, अगर अहमदाबाद का GJ
5 अगर सूरत का है, GJ6 अगर बड़ौदा का है, तो इस तरीके से GJ6 से शुरू होगा, फिर उसका नंबर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा पूरा नंबर लिखना है। इसलिए ज़्यादातर ये आग्रह रखिएगा कि लोग बाग अपने यहाँ वोटिंग कार्ड लेकर के आएँ और उससे मतदान करें। लेकिन अगर कोई ऑफिस से डायरेक्ट आया तो आप उसको वापस तो भेज नहीं सकते हैं, तो वो पूरा नंबर आपको लिखना रहेगा। तो अब ये तो बात की बात है। पहले हम चलते हैं कि पोलिंग ऑफिसर एक को क्या करना, उसकी आइडेंटिटी स्थापित करनी है। जब कंफर्म हो जाए कि ये यही व्यक्ति है, तो उसके पास मार्क कॉपी होती है। उसके अगर पुरुष है तो एक निशान कर दें, लकीर खींच दें, जिससे पता लग जाए कि हाँ इसने मतदान कर दिया है। और अगर स्त्री है तो लकीर खींचने के साथ ऊपर एक गोल, जो उसका नंबर है उसके ऊपर गोल बना दें। इससे क्या है कि स्त्री पुरुष अलग हो जाएंगे। तो पोलिंग ऑफिसर एक का पहला कार्य है आइडेंटिटी चेक करना। उसका दूसरा कार्य है कि वो मार्क कॉपी पे मार्क करेगा, निशानी करेगा। तीसरा काम उसका ये है कि स्त्री और पुरुष, उसका एक कागज हम दे देते हैं बना के, उसके ऊपर टिक करता रहेगा कि ये पुरुष आया था, ये स्त्री आया है, ये पुरुष आया, ये स्त्री आया। जिससे हर 2 घंटे पे जब आपको आंकड़े लेने पड़े तो पहले 2 घंटे में कितने स्त्री आए, कितने पुरुष आए, आप इसको आराम से कर पाएंगे। 3 काम हो गए। फिर से याद कर लीजिए, पहले काम में आइडेंटिटी स्थापित करनी, दूसरा काम है कि वो उसके ऊपर मार्क करेगा, पुरुष है तो एक लकीर और स्त्री है तो लकीर के साथ साथ में गोल भी बनाना है। इसके बाद वो स्त्री पुरुष के खाने में टिक करेगा कि ये पुरुष ने मतदान करने आया, स्त्री आया है उसको। और चौथा काम उसका है कि जो उसका भाग नंबर है, यानी उसका जिस नंबर पे वो नंबर बोलना है, 334 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 25 हो सकता है, 215 हो सकता है। अगर आपके बूथ पे 1400 उम्मीदवार मतदाता हैं तो 1400वां भी नंबर हो सकता है। तो जो भी उसका नंबर है वो आपको जोर से बोलना है, इतनी जोर से बोलना है कि आपके बगल में बैठा हुआ जो पोलिंग ऑफिसर 2 है, वो अपने 17 का जो रजिस्टर उसके पास होता है, 17A बोलते हैं जिसको, उसमें उसकी एंट्री कर पाए। साथ में जो पीछे एजेंट बैठे हुए हैं वो भी उसको सुनते हैं और उनके पास भी मार्क कॉपी, वो भी अपनी मार्क कॉपी में निशान करते हैं कि भाई इतने लोगों ने मत दिया, इतने लोगों ने मत दिया, इतने लोगों ने मतदान किया है। तो उनकी मार्क कॉपी में भी वो निशान कर पाए। तो इतनी जोर से वो नंबर बोलना है। तो पोलिंग ऑफिसर 1 के 4 कार्य हैं। पहला कार्य आइडेंटिटी स्थापित करना, दूसरा काम है मार्क कॉपी में मार्क करना, तीसरा काम है स्त्री पुरुष का डिटेल्स रखना और चौथा काम है नंबर को जोर से बोलना। अब आप आइए सेकेंड पोलिंग ऑफिसर के पास। वो व्यक्ति पहुंच जाएगा, उसका नंबर बोल दिया गया, उसने 17 का में यानी 17A में उसका नंबर तो लिख लिया है। अब उसके पास से वो जो आई कार्ड लेके आया उसको लेगा और जो भी आई कार्ड है उसकी डिटेल्स लिखेगा। अगर वो वोटर आईडी कार्ड है तो EP लिख के उसके 4 आंकड़े लिखेगा, उसके 4 ही आंकड़े लिखने, EP लिख के 4 आंकड़े लिखेगा। कई बार आंकड़े नहीं भी लिखते हैं, EP लिख देते हैं, क्योंकि उसका वोटर नंबर आगे लिखा हुआ है तो उसी का कार्ड है, तो आगे चूंकि जो बोला गया है नंबर वो लिखा है वो उसी में होता है, तो वो उसके आंकड़े मान लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ सूचना ऐसी है कि आपको 4 आंकड़े लिखने हैं तो 4 आंकड़े आपको लिखने हैं। एक चीज, अगर वो कोई अपना आईडी कार्ड दिखाता है, पान कार्ड, आधार कार्ड, तो उसके पूरे नंबर लिखने हैं। इस बार गुजरात में इस प्रकार की सूचना है, अहमदाबाद में खास करके। अगर आपके यहाँ ट्रेनिंग में ये सूचना दी कि खाली 4 आंकड़े लिखिए तो आप खाली 4 आंकड़े लिखिएगा। ये आपके यहाँ जो सूचना दी गई हो उसका आपको अमल करना है। तो पोलिंग ऑफिसर 2 ने नंबर तो लिख रखा है, उसकी सारी डिटेल्स लिखेगा और उसके उंगली पे निशान करेगा, मार्क करेगा। ये उसका दूसरा काम है। यानी 17 का में एंट्री में पहले कॉलम में जो नंबर बोला था वो लिख गया, दूसरे कॉलम में उसकी आइडेंटिटी कार्ड का नंबर लिखा जाएगा और तीसरे कॉलम में उसकी सिग्नेचर करवाएगा या उसका अंगूठे का निशान लगवाएगा। अगर नहीं पढ़ा लिखा है, सिग्नेचर नहीं कर सकता तो अंगूठे का निशान लगाएगा। अब इसके बाद चौथा कॉलम रिमार्क्स का कॉलम होता है। उसका कैसे यूज होगा इसको हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले उसकी 17 का की सारी एंट्रियां हो जाएं, उसकी उंगली पे निशान कर दीजिए और फिर उसको एक मतदार स्लिप होती है जिसपे 1, 2, 3, 4, 5 जितने आप यहाँ वोट डालने आते हैं उतने लोगों की वो स्लिपें आप तैयार करते हैं, वो स्लिप उसको देंगे। अब ख्याल कीजिए कि वो स्लिप आपसे ले ली, उंगली पे निशान करवा लिया और सारी एंट्रियां 17 का में हो गई। फिर वो कहता है यार मेरा तो मूड ऑफ हो गया, मुझे मत नहीं देना है। तो आप क्या करेंगे? उससे कहेंगे कि भैया नोटा दबा दे, उसकी आजीजी करेंगे? कोई जरूरत नहीं, भैया नहीं, ये एग्जिट दरवाजा है, निकल के चले जाओ, जाओ घर जाओ। अब सवाल ये है कि आपने एंट्री कर दी है तो क्या करेंगे? अरे भाई उसके सामने लिख दो कि वोटर ने मत देने से इनकार किया है, कहानी खत्म हो गई, पिक्चर पूरी हो गई। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा आता है
जो स्वयं मतदान नहीं कर सकता है, अंध असक्त हो सकता है, तो वो अगर अपने साथी के साथ आकर के मतदान करने आया है तो उसके रिमार्क्स की कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा कि इसने अपने साथी के द्वारा मतदान करवाया है, स्वयं नहीं किया है, उसके साथी ने उसकी तरफ से मतदान किया। एक तीसरी रिमार्क्स की कॉलम में एंट्री आ सकती है, तीसरे प्रकार की। वो एंट्री ये है कि मान लीजिए कोई वहां के कायदे का भंग करता है, नियम का भंग करता है कि भैया हम तो कमल को वोट देंगे या हम तो पंजे को वोट देंगे, कुछ इस प्रकार का करता है, और आपको लगता है कि ये नियम का भंग कर रहा है, और आप उससे कहते हैं भैया आप तुम मत नहीं दे सकते हो, चलो निकलो यहां से। अगर आप उसको निकाल देते हैं तो वहां इस प्रकार की रिमार्क्स आएगी कि कायदा का भंग करने की वजह से मैंने उसको मत देने से मना किया है, उसको निकाल दिया, मत नहीं देने दिया। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको उसके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि आप यहां तो एंट्री कर देंगे, लेकिन अगर उसके विरुद्ध आपने, जब उसने कायदा का भंग किया है, इतना बड़ा गुनाह किया है उसने, तो फिर आपको उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। तो अगर आप वो नहीं करते हैं तो ये भी नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। रिमार्क्स में इसी 3 प्रकार के रिमार्क्स आ सकते हैं। टेस्ट वोट इस बार है नहीं, क्योंकि वीवीपैट नहीं, इसलिए उसके कोई रिमार्क का चांस नहीं बनता है। इन 3 के अलावा चौथा रिमार्क्स के कॉलम में रिमार्क्स नहीं आएगा। चलिए 17 का हो गया। अब वो वोटर जो है अपनी वो स्लिप लेकर के और आपके पोलिंग ऑफिसर 3 के पास जाएगा। लेकिन 3 के पास जाने से पहले पोलिंग ऑफिसर के कामों को फिर से हम याद करते हैं। सबसे पहले 17 काम में पूरी एंट्रियां होंगी, उसकी उंगली पे स्याही का निशान लगेगा और उसको वोटर स्लिप बना के देगा। ये 3 काम उसके पक्ष में है। वहां पहुंचेगा जाकर के, उससे वोटर स्लिप देखेगा, उसकी उंगली पे जो निशान है उसको बराबर चेक करेगा कि भाई इसको स्याही लगाई है, लगी है, नहीं लगी, उसने पोस्ट डाली, कुछ किया है, कुछ अगर तो भैया दोबारा लगाने की जरूरत हो तो दोबारा लगवाइए, और नहीं तो अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है उंगली पे निशान है, तो फिर आप अपने जो कंट्रोल यूनिट है उसका सीयू का बटन दबाएंगे और उससे कहेंगे कि आप जाकर के मत कुटीर में जाकर के मत दीजिए। अब हो सकता है कि उसको इस समय ख्याल ना आता हो कि कैसे मतदान करना है, तो थोड़ा आपको मार्गदर्शन करना है कि भैया यहाँ लोकसभा विधानसभा की तरह नहीं कि आपने जिस कैंडिडेट का बटन दबाया उसको वोट पड़ जाएगा। यहां क्या होगा कि आपके पास 4 कैंडिडेट चुनने की चॉइस है, तो आप एक साथ 4 बटन पहले दबा दीजिए। अगर मान लीजिए आपको 1 2 3 4 को मत देना तो 1 2 3 4 दबा दीजिए। आपको 1 5 8 10 को देना है तो 1 5 8 10 दबा दीजिए। आपको 3 4 6 जो 4 आंकड़े आप दबाएं वो आप दबा सकते हैं, 4 बटन, और उसके बाद नीचे पीले रंग का जो रजिस्टर बटन है उसको दबाइएगा। इतना आपको बताना पड़ सकता है भैया, तो ये बताते रहिए उसको। हाँ, બેલેટ બટન દબાયો। હવે રેડ લાઈટ ત્યાં થઈ, અહીં આપણે 1 2 3 4 પણ રજીસ્ટર બટન દબાયું નહીં, એટલે આ રેડ લાઈટ ત્યાં ચાલુ રહેશે। આ ત્રીજા પોલિંગ ઓફિસર પાસે આ મશીન છે, બરાબર ને? તો ત્યાં સુધી આ રેડ લાઈટ ચાલુ છે, બીપનો અવાજ પણ નહીં આવ્યો। જેમ જ રજીસ્ટ્રેશન બટન દબાવશે એમ જ બીપનો અવાજ આવશે અને ત્યાંની લાઈટ બંધ થશે। લાઈટ બંધ થઈ તો મત પૂરો થયો। ક્લિયર? આ એક મત અપાયો। ક્લિયર? એક મતદાને મતદાન કરી લીધું, એક મતદાનનું મતદાન થઈ ગયું, એક વોટરનું કામ પતી ગયું। બીજો વોટર આવશે, ફરીથી એને લાગ્યું કે એને આ 4 ને આપવાનું છે, જરા 5 મત નાખવા દો એટલે ક્લિયર થશે। ઓકે, આવજો ભાઈ। હવે ભાઈ હું અપક્ષ ઉભો તો અને મારી આખી સોસાયટીમાં મેં કીધું છે કે મને જ મત આપશો। મારો 15 નંબર છે ને 15 નંબરનું જ બટન દબાવશો। મેં તો બીજા કોઈનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરી નથી। એટલે હવે એક ભાઈ આયા, એમને ખાલી આ 15 નંબર છે એની સામેનું બટન દબાયું, આમાં નોટા છે ભાઈ 15 નંબર પર, આપણે આમ ગણીએ કે 14 નંબર, એને 14 નંબરનો બટન દબાયો, બીજા કોઈને મત આપ્યો નહીં, રજીસ્ટર કર્યો, વોટ પડી ગયો એનો, પણ એને એક જ વોટ આપ્યો છે। પેલા 2 જણે 4 આપ્યા હતા, એને એક જ વોટ આપ્યો છે। ચાલો આગળ ચાલીએ। હવે સ્થિતિ કેવી થાય છે આપો બેલેટ। કોક એવું આવ્યું જેને ભૂલથી આ બટનો દબાઈ ગઈ અને પેલો કે ગડબડ થઈ જશે, મારે તો આમાંથી આને મત નથી આપવો, કોને નથી આપવો એ પૂછવાનું નહીં આપણે। વાત સમજાઈ ગઈ ને? મારાથી ખોટી બટન દબાઈ ગઈ છે તો ભાઈ એ બટનને બીજી વખત દબાઈ દો તો એ ડિસિલેક્ટ થઈ જશે અને પછી તારે જેને આપવું છે ને એની બટન દબાઈ દે। એટલું આપણે એને શીખવાડી દેવાનું છે। આપણે કહેવાનું નહીં, પૂછવાનું નહીં, નહીં તો ગુપ્તતાનો ભંગ થાય।
એક આપણને ફરિયાદ કરે કે મારાથી ખોટો બટન દબાઈ ગયો છે, હું શું કરું? તો એટલું જ કહેવાનું છે કે ફરીથી એ બટનને દબાઈ દે તો એ ડીસિલેક્ટ થઈ જશે અને તારે જેને આપવું છે એને ફરીથી સિલેક્ટ કરી લે. તો એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ અને પછી પાછો રજીસ્ટર તો દબાવવાનું જ છે. હવે એક ભાઈ આયા, એમને બેલેટ આપજો. કીધું તો હતું કે 4 દબાવવાના છે. કયા કયા 4 નંબર એ પણ એને કીધું હતું, પણ ભૂલી ગયો. એને 2 જ નંબર યાદ રહ્યા એટલે એને શું કર્યું? 2 જણને જ મત આપ્યો અને મત રજીસ્ટર કરી જતો રહ્યો. આ બધી ઘટનાઓ આખા દિવસમાં અનેક વખત બનવાની છે અને આપણે એ બધાની વચ્ચે ટોટલ જોવાનું છે. ખ્યાલ આવી ગયો ને? બધા 4 ને આપે તો એક જ આંકડો મળી જાય. બરાબર છે ને? હા, નોટા પણ હોઈ શકે ને, નોટા પણ હોઈ શકે. નહીં થાય, નહીં થાય, બધા કેન્સલ. નોટાનો અર્થ જ છે કે ઉપરમાંથી કોઈ નહીં. દબાઈને જોવું છે એ વાત કરજો. ઓકે, નોટા દબાશે જ નહીં. આ બંનેને તમે પાછા ડિસિલેક્ટ કરશો અને નોટા દબાવશો તો નોટા કામ કરશે. ક્લિયર? તો નોટાને રજીસ્ટર કરવો છે? લો ભાઈ, કર્યું. નોટાને રજીસ્ટર કર્યું. હવે સાહેબ, આ મને નથી લાગતું કે આમાં કોઈ પ્રોસેસ બાકી રહી છે. મેં દરેક રીતે કે કોકે 2 આપ્યા, કોકે 1 આપ્યું, કોકે 4 આપ્યા, કોકે નોટાને દબાયું, કોકે દબાયા હતા અને પછી નોટા દબાયા, બધું જોઈ લીધું આપણે. બરાબર ને? હવે આપણે શું કરવાનું છે? એનો ટોટલ જોવાનું છે. પહેલા નીચેથી ટોટલ બટન દબાવો અને હવે અહીં લઈ આવો મશીન. તમે એમાં કઈ કઈ વસ્તુ આવે છે? સૌથી પહેલા શું બતાડે છે? બેટરી બતાડશે. જરા કામ રાખો, મને દેખાવું જોઈએ. ટાઈમ બતાડશે, ડેટ એન્ડ ટાઈમ બતાડશે. ઓકે, થોડુંક ડાઉન. હવે કેન્ડિડેટ. હવે આમાં 14 કેન્ડિડેટ છે, 15મું નોટા છે એટલે આમાં 14 બતાડી રહ્યો છે. જેના ત્યાં 20 હશે 20 બતાડશે. ઓકે, કેન્ડિડેટ પછી ચોઈસ કેટલા સિલેક્ટ કરી શકાય? 4 સિલેક્ટ કરી શકાય છે એટલે ચોઈસ બતાડશે. હવે એ બતાડે છે વોટર્સ. 6 જણાએ મતદાન કર્યું હતું અત્યારે. બરાબર છે? 6 જણાએ મતદાન કર્યું હતું અને ટોટલ વોટ 16 પડ્યા. મળી ગયું? તો આ ક્રમમાં આટલું બતાડશે એટલે જ્યારે પણ તમારી પાસે ટાઈમ હોય, મેં તો નહોતા નોંધ્યા, તમે નોંધ્યા હતા. એકનું 1 આપ્યું, એકના 2 આપ્યા હતા, એકનું નોટા આપ્યું હતું અને 2 આમ કરીને 6 વોટર આવ્યા હતા અને 4 4 2 જે કઈ થઈને ટોટલ થઈને 16 મત. એટલે આ બધી વસ્તુઓ એ તમને બતાડે છે મશીન. હવે હા, એ સાંભળી લો કે તમારે મને શું ડિટેલ્સ આપવાની છે? વોટર કેટલા છે? 17 ગામમાં શું લખવાનું છે? વોટર કેટલા છે, કેન્ડિડેટ નહીં. મત કેટલા એ નહીં. બંને વસ્તુને નોંધી રાખો. દર 2 કલાકે જે આંકડા આપવાના છે, દર 2 કલાકે જે આંકડા આપવાના છે એમાં વોટરના આંકડા આપવાના. ક્લિયર? એમાં વોટરના જ આંકડા માંગીશું કે કેટલા વોટર તમારા મત અપાયા, કેમ કે ટકાવારી એની જ હોય. અને છેલ્લે તમારે જે આંકડો લખવાનો છે એમાં ટોટલ વાળો આંકડો પણ લખવાનો. ક્લિયર? जो पोलिंग ऑफिसर 3 है उसकी ये जवाबदारी है कि वो ये देखे कि व्यक्ति बूथ से बाहर जाए उससे पहले रजिस्टर बटन दबा होना चाहिए. इसकी 2 बातें हैं. एक तो बजर होगा, लेकिन हो सकता है कि पूरे दिन तम 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 तमरे जैसे बोलते हैं, उस बजर की आवाज से आपका दिमाग पक गया हो तो अब आपको ये ध्यान भी ना आया कि भैया ये क्या है. तो वहां आपके सीयू पे जब आप बैलेट बटन दबाते हैं तो एक रेड लाइट चालू हो जाती है. अब वो बूथ से बाहर जाए उससे पहले वो रेड लाइट बंद होनी चाहिए, इतना आप ख्याल कर लीजिए. वो मतदान हो गया. और नहीं तो क्या हुआ कि उसने 4 चॉइस के 4 बटन दबा दिए और रजिस्टर बटन अगर उसने नहीं दबाया है तो वो मत रजिस्टर नहीं होगा. आपको लगता है कि अभी भी रेड लाइट दिख रही तो मुझसे बड़ी गड़बड़ हो गई है. तो भैया मशीन को स्विच ऑफ कीजिए और फिर से स्विच ऑन कीजिए और उसको बैलेट दीजिए, वो मत देने जाएगा. लेकिन इससे पहले वाला जो मतदाता था जिसका मत रजिस्टर नहीं हुआ है उसके खाने में नोंद कीजिए उसके सामने
कि मत देने से उसने मना किया है, क्योंकि वो दे तो गया, लेकिन अब आप, ये आपकी भूल थी कि आपने उसको रजिस्टर होते हुए नहीं देखा है। तो इस प्रकार से आप उस मत को डिसिलेक्ट कर सकते हैं और उसको कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल में हो जा सकता है। पूरे दिन यही प्रक्रिया चलनी है। अगर अंध असक्त आता है तो 14 नंबर के फॉर्म में उसकी सारी एंट्रियां करनी होती हैं और उसके पास से फॉर्म भरवाना होता है। तो वो फॉर्म आप भरवाएंगे, इसके बाद आप उसको मत देने दे सकते हैं। अब अंध असक्त में यह है कि वो व्यक्ति जरूर साथ में आया होगा, लेकिन वो मत नहीं दे सकता है, तो उसके साथ का जो है तो उसकी आप राइट हैंड की फिंगर में निशानी करेंगे। अपने मत के लिए लेफ्ट हैंड के फिंगर में निशानी होती है, और उसके मत के लिए दूसरे का मत जो देगा उसके राइट हैंड में। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों का मतदान करवाऊंगा। वो किसी एक व्यक्ति का साथी बन के आ सकता है। हाँ, बाहर तक वो ला सकता है 10 लोगों को, लेकिन अंदर किसी एक व्यक्ति का साथी बन के आ सकता है। इसके लिए उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, एक नियम ये है। और दूसरा नियम ये है कि वो अगर एक का साथी बन के आ गया है और उसकी उंगली पे एक बार निशान लग गया है तो दूसरे का साथी बन के नहीं आ सकता है। पूरे दिन में यही चीज़ महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो टेंडर मत होते हैं उनका नंबर नहीं आना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप अगर पूरे दिन ख्याल रखते हैं, आपके पास जो मार्क कॉपी है उसमें भी निशान है, आप जो आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं उसमें भी उसकी आईडी है। अब इन दोनों ही चीज़ों को देख करके भी अगर मेरी जगह पे कोई और मत दे जाए तो फिर तो भैया हमारी नेग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी है। लेकिन फिर भी उसके लिए सज़ा नहीं है आपको, लेकिन एक प्रोविज़न है कि मान लीजिए मैं आपके पास आया और आप कहते हैं कि नहीं, आपके नाम का तो मतदान हो गया है। अब मैं आपको उंगली दिखाता हूँ, देखो भैया मेरी उंगली पे तो निशान ही नहीं है, मुझे तो मेरा मत देना है। तो भैया उसमें तो आपके नाम पे मत हो चुका, तो आप नहीं दे सकते हैं। तो उसको जो आपको 20 बैलेट पेपर दिए जाते हैं उसमें से एक पेपर आप फाड़ के देंगे, वही स्वास्तिक बना हुआ निशान देंगे, वो अपने 4 लोगों के सामने निशान लगाएगा, उसको फोल्ड करके कवर में डाल के आपको दे देगा, और वो कवर आपको बाद में वहाँ सबमिट करना है। और फिर आपको उसका हिसाब रखना पड़ता है कि भाई 20 हमें दिए थे, उसमें से 1 इस्तेमाल हुआ, आपने कितनी बार भूल की है, जितने इस्तेमाल हुए समझ लीजिए उतनी बार आपने भूल की है। तो ये आपकी भूल को शो करेगा। तो टेंडर मत ना पड़े, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अब टेंडर मत के अतिरिक्त तकरारी मत होते हैं। पहले 2 रुपये फीस ली जाती, अब तो 20 रुपये फीस हो गई है। तो भैया 2 रुपये में ही कोई तकरार नहीं खड़ी किया करता था, तो 20 रुपये में तो कौन खड़ी करेगा। लेकिन अगर कोई जरा सी भी कोई तकरार करता है कि भैया ये तो रमेश भाई नहीं है, बोले निकालो 20 रुपये और पहले रसीद बना के उसको दे दो, पहले रसीद बना के दे दो, और उसके बाद उससे कहो जो व्यक्ति मतदान करने आए कि भैया आप हो रमेश भाई तो प्रूव करो। अगर वो प्रूव कर देता तो उसके 20 रुपये डूब गए। लेकिन अगर वो प्रूव नहीं कर पाता है तो वो पुलिस के हवाले होगा कि भाई गलत व्यक्ति की जगह मतदान करने आया था, और उसके 20 रुपये उसको वापस मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये तकरारी मत होते हैं। हमारे यहाँ गुजराती में तकरारी मत इनको बोला जाता है, चैलेंज मत बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये मतदान अगर स्थिति आती है तो आपको इस स्थिति का भी सामना करना है। 18 वर्ष से कम उम्र के मामले में मैं ये मानता हूं कि आपको पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के पास उसका वोटर आईडी कार्ड है और सारी चीज़ें हैं, तो आप कौन होते हैं उसको ये कहने वाले कि आपकी एज 18 वर्ष से कम है। लेकिन फिर भी अगर आप पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आपको कोई ऐसा व्यक्ति लगता है कि 18 वर्ष का नहीं है, तो उसके लिए भी एक कायदा है, और उस हिसाब से उसके फॉर्म वगैरह भर के आप उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। तो पूरे दिन के जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं ये यही रहेंगे। अब इसके बाद जब आपका मतदान पूर्ण हो जाता है, उसके बाद की प्रक्रिया को हम देख रहे हैं। देखिए, मैं एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें बता दी हमने। मतदान जब पूर्ण हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, बल्कि मैं कहूंगा कि 5:55 पे पहला काम आपको ये करना है। अभी मतदान पूरा नहीं हुआ है, शाम हो गई है, 6 बजने में 5 मिनट कम है। आप बाहर निकल के देखिए कि भैया लाइन अगर है तो स्लिप बनाइए, और जो सबसे पीछे खड़ा उसको 1 नंबर की स्लिप दीजिए। ऐसे सबको 1-1 स्लिप दे करके आ जाइए। अगर 20 लोग खड़े हैं तो वही 20 लोग अब मत करने आ सकते हैं, पीछे से कोई लाइन में नहीं लग सकता है। तो वो, और जब सब मतदाता मत दे करके चले जाएं, कोई लाइन में नहीं है, जिनको आपने स्लिप दी है उनमें से, तो फिर आप अपनी मशीन क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए कि 5:30 बजे के बाद एक भी मतदाता आपके यहां मतदान करने नहीं आया है, तो आपको लगने लग जाए कि जरा जल्दी सील कर लें तो जल्दी निकल जाएंगे। या फर्ज कीजिए कि 600 मतदाता आपके यहां थे और सबने मतदान कर दिया A to Z 100%, तो भी आपको 6 बजे से पहले अपनी मशीन को क्लोज नहीं करना है। ये याद रखिए, क्लोज बटन उसका 6 बजे से पहले नहीं दबना चाहिए। 6:01 हो सकता है, 6:05 हो सकते हैं, 6:10 हो सकते हैं, वो 7 भी बज सकते हैं, लेकिन उसका रीजन आपको देना पड़ेगा कि इतने लोग लाइन में थे, इसलिए वो लेट बंद हुआ है। तो
तो 6 बजे के आसपास आपको, आस नहीं, 6 बजे के पास, यानी 6 बजने के बाद ही आप अपना क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद आप टोटल चेक कीजिए। अब देखिए, इसमें भी पूरे दिन भी आपको टोटल चेक करना है, हर 2 घंटे पे आंकड़े देने हैं। ये चीज मैं आपको बीच में कहना भूल गया। तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए, जब जब आप टोटल बटन दबाएंगे इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या क्या डिस्प्ले पे आएगा, जैसे ही आप टोटल बटन दबाएंगे ना, पूरे दिन में जब जब आप टोटल बटन दबाएंगे, तो सबसे पहले डिस्प्ले में आएगा नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डिस्प्ले में आएगा कि बैटरी हाई है, मीडियम है, लो है, वो बताएगा पहला। दूसरे नंबर पे आएगा डेट और टाइम को वो शो करेगा। तीसरे नंबर पे वो शो करेगा कि कितने कैंडिडेट हैं इसमें। तो अगर आपके बैलेट पेपर में 20 हैं तो 20 शो करेगा, 14 हैं तो 14 शो करेगा। नोटा शो नहीं करता है, तो 14 कैंडिडेट हुए, 15वां नोटा हुआ, 16वां रजिस्ट्रेशन बटन होगा अगर एक ही व्यू है। अगर जितने कैंडिडेट, तो कैंडिडेट शो करेगा। कैंडिडेट के बाद चॉइस शो करेगा कि आप कितने लोगों को पसंद कर सकते हैं एक साथ। जो 4 मत इसमें होते हैं स्थानीय निकाय के चुनावों में, तो 4 वोट आप चॉइस कर सकते हैं। तो सब जगह पे, यानी पूरे बोर्ड में कैंडिडेट भी एक समान होंगे और चॉइस भी एक समान होगी। अब इसके बाद वो बताता है चॉइस के बाद में कि कितने वोटरों ने मतदान किया। अब ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। कितने वोट्स पड़े वो नोट डाउन नहीं करना है। हर 2 घंटे की बात कर रहा हूं, तो हर 2 घंटे पे कितने वोटर्स ने वोट किया है वो आपको लिखते रहना। हर 2 घंटे में उसके जो आपको देने पड़ते हैं आंकड़े, वो आपको देने हैं। लेकिन अगर आपका ये मतदान पूरा हो गया, अब जब आप टोटल बटन दबाते हैं तो आपको वोटर्स का भी और वोटिंग का भी, दोनों की एंट्री करनी है। यानी टोटल वोटर्स मान लीजिए आपके यहां 600 आए, तो वैसे तो 6 चौक 2400 कैंडिडेटों 2400 मत पड़ने चाहिए, क्योंकि हर एक ने 4-4 डाले। लेकिन ऐसा नहीं बनेगा, कोई 2 दे के चला जाएगा, कोई 3 दे के चला जाएगा। किसी ने नोटा दबा दिया, उसने एक ही मत दिया है, किसी ने एक ही को दबा करके रजिस्ट्रेशन बटन दबा दिया, तो वो इस प्रकार से वो संख्या अलग अलग हो सकती है। तो वोटर्स कितने आए हैं वो भी आपको लिखना है, और कितना वोटिंग हुआ है वो भी आपको लिखना है। टोटल वोटिंग और टोटल वोटर्स। अब आपको भरना है अपना सत्रेगा का फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, टोटल देख लिया आपने, क्लोज बटन दबा चुके हैं, मतदान आपका बंद हो चुका है, सत्रेगा का भरना है। और सत्रेगा में आपको एंट्री करनी है। तो सत्रेगा की एंट्रियों की बात करते हैं। आपके पास अगर सत्रेगा का फॉर्म है तो उसका ध्यान दे लीजिए, और नई फॉर्म है तो मैं आपको यहां बता देता हूं, बड़ा सरल है और बड़ी आसानी से ये चीज हो जाती है। सबसे पहले उसमें आपको अपना गोल सिक्का मारना है ऊपर। गोल सिक्का ऊपर लग जाएगा तो आपके मतदान जो केंद्र है ना, उसका नंबर आ गया उसके ऊपर। और जो जिसमें ये मतदान आया है, दानी लिमड़ा है हमारे यहाँ, ईशनपुर है, मणिनगर है, तो उसका भी आ जाएगा। सूरत का कोई विभाग है तो उस विभाग का बोर्ड का नाम आ जाएगा। तो बोर्ड का नंबर होता है उसमें, और आपके बूथ का नंबर होता है। वो सिक्का सबसे ऊपर मारना है। उसके बाद जो आप सीयू यूज करते हैं, देखिए वहां कुछ भी लिखा हो, मैं जो कह रहा हूं इसको ध्यान दे लीजिए, और फॉर्म में आपको ये लिखना है। नहीं पढ़ने में आता है, आप पेन से लिख दीजिए सीयू नंबर, बीयू नंबर। नहीं तो क्या होता है, कंट्रोल यूनिट नंबर लिखा होता है, वो आपका सीयू है। फिर कहीं लिखते हैं बीजाणु मथक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नंबर, कहीं लिखा होगा मतदान एकम नंबर। तो भैया इन सब का एक ही अर्थ है, बीयू नंबर। यानी आपको अपने बैलेट यूनिट का नंबर वहां पे लिखना है। अब आता है आपके हिसाब का पोर्शन। पहले तो ये आपका परिचय हो गया कि आप किस बूथ से हैं और आपने कौन कौन सी मशीनें यूज की हैं, ये चीज आपको लिखनी है। इसके बाद आता है कुल मत। तो कुल मत कहां से मिलेंगे, तो आपकी जो आपको दिया गया है रजिस्टर, मतदार रजिस्टर, उसमें लिखा रहता है संख्या, तो वो संख्या तो आप वहां से लिख देंगे। अब 17 में जो एंट्री हुई है, तो जो आपके दूसरे पोलिंग ऑफिसर के पास था, जिसमें सबकी सिग्नेचर लेते थे, जिसमें सबकी नोंद करते थे, अगर मान लीजिए 800 लोग आपके यहां मतदान देने के लिए आए हैं, तो वहां पे आप 800 का आंकड़ा लिखेंगे। अब इसके बाद 2 कॉलम आते हैं, एक 49 द, एक 49 ता। तो 49 द क्या है कि जिन्होंने सारी प्रोसेस पूरी की 17 की, लेकिन फिर कहा कि हम मत नहीं देंगे, तो ऐसे की एंट्री आप करेंगे 17 में। यानी जिन्होंने मत देने से स्वयं इनकार किया है। ऐसे कितने लोग थे, 1 2 3 5 हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छी तरीके से काम करते तो ऐसी कोई नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा घूमे हुए सिर वाला आ गया तो क्या करेंगे आप, उसको नहीं देगा मत तो चला ही जाएगा।
तो आप उसके लिखेंगे भाई एक कैंडिडेट ने ऐसा किया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे दिन में 10 लोग ऐसा कर जाएं। तो फिर हम तो पकड़ सकते हैं कि आपने क्या किया है कि आपने सीयू को बराबर ध्यान नहीं दिया, और वो रजिस्टर करके 10 लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर किए बिना चले गए, और आपने उनकी जगह पे ये लिख दिया है कि उन्होंने मत देने से मना किया है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत ऐसे केस बनते हो। ऐसे केस 10-5 बूथ पे एक आध केस बनता है, बल्कि ये कहें कि पूरे बोर्ड के वोटिंग में एक आध केस ऐसा बना करता है, क्योंकि नोटा का ऑप्शन है, वो नोटा दबा के चला जाता है, इस प्रकार के पचड़े में नहीं पड़ा करता है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने मना किया तो वो यहां लिखा जाएगा। यहां 49 तय है, इसमें किसी ने नियम तोड़ा है जिसकी वजह से आपने उसको मत देने से मना किया, उसकी संख्या लिखी जाएगी। तो अगर ये दोनों कॉलम में कोई संख्या है तो 17 का की जो संख्या आपने लिखी उसमें से ये दोनों की संख्या माइनस हो जाएगी। और अगर इन दोनों में कोई संख्या नहीं है तो 17 का में जो संख्या है वही आपकी वोटिंग मशीन के, क्योंकि इसके नीचे आपको लिखना है कि मशीन में इतने मत पड़े हुए हैं। आपने टोटल दबाया तो उसमें जितने टोटल वोटर्स आए हैं, कितने वोट आए हैं वो नहीं, जो वोटर्स आए हैं वो संख्या यहां मिल जानी चाहिए। तो वोटर्स की संख्या और 17 की एंट्री अगर आपकी मिल जाती है तो फाइनल है। लेकिन नहीं मिलती है और इनमें से कुछ है तो उसकी वजह से नहीं मिल रही, तो वो मिल जानी चाहिए। बस इतना करना है। इसके बाद 17 का में आप 17 खा, ये 17 खा है, इसमें आपको एंट्री करनी है सुप्रत करेला मत। सुप्रत करेला मत का मतलब है जो वो 20 बैलेट पेपर आपको दिए गए थे, अगर आपने भूल की और किसी ने उसकी जगह पे अपना दूसरे के नाम का दे गया, फिर आपने उसको वो सिक्का मार के डालने वाला पेपर दिया है बैलेट पेपर, तो उसका हिसाब इसमें देना है। और इसमें एक चौथा पोर्शन है जिसमें आपको एंट्री करनी है ग्रीन पेपर सील की। इतनी चीज़ों की इसमें एंट्री होती है और इसमें आपको जो एजेंट होते हैं उनकी सिग्नेचर करनी होती है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो एजेंट हैं उनकी सिग्नेचर आप करेंगे, वो भी इसकी एक कॉपी मांगेंगे। इसकी एक खुली कॉपी आप अपने सेक्टर ऑफिसर को देंगे और इसका एक बिल्कुल सील बंद कवर आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन CUBU जमा करवाएंगे ना, तो उसके साथ 2 कवर आपको जमा करवाने होते हैं। एक कवर आपके इकरारनामे का है जिसके 4 भाग होते हैं। मैंने कहा था पहला इलेक्शन शुरू होने से पहले, दूसरा इलेक्शन खत्म, दूसरा अगर मशीन बीच में बिगड़ जाता तो भरा जाता है, लेकिन दूसरा ज़्यादातर कोरा रहता है। तीसरा होता है जब आपका मतदान पूरा होता है, और चौथा उसका तो अभी जब मशीन आप सील करेंगे उसके बाद, तो वो इकरारनामा का एक कवर और ये 17 का, ये दोनों का एक एक कवर होता है जो आपको वोटिंग मशीन जब जमा करवाने जाते हैं ना, उसके साथ ही दोनों कवर जमा करवाने होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब देखिए आपका इलेक्शन पूरा हो गया, आपने हिसाब भी अपना तैयार कर लिया है। अब आपको जो अपने कवर बनाने होते हैं उनको आप कैसे बनाएंगे, जरा हम उस चीज को देख लेते हैं। ये पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है आपको सभी चीजें सबमिट करना। तो भैया अगर आपको सभी चीजें सबमिट करनी है तो किन चीजों का ख्याल रखना है? तो कवर जो आप लेते हैं, तो सबसे पहला आप ये हिसाब कीजिए कि जो मशीन आप जमा करवाएंगे उसके साथ 2 कवर आपको जमा करवाने हैं। वो 2 कवर कौन कौन से आप लिख लीजिए। पहला कवर है इकरारनामा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इकरारनामा करता है उसके 4 भाग होते हैं। पहला भाग आप इलेक्शन शुरू होने से पहले करते हैं, दूसरा कार्य आप करते हैं वोटिंग शुरू होने से पहले करते हैं, दूसरा भाग अगर आपकी मशीन बीच में बिगड़ती तो आप भरते हैं, नहीं तो वो भाग खाली रहता है, तीसरा भाग जब आपका मतदान पूरा होता है तब आप भरते हैं, और चौथा भाग जब आप मतदान वाली अपनी मशीन को सील करते हैं उसके बॉक्स के अंदर जब आप उसको सील कर देते हैं तब आपको भरना होता है। तो वो इकरारनामा का एक कवर होता है और एक कवर में 17 का जिसमें हिसाब होता है। ये दोनों कवर आपको रखने हैं। इसके बाद 2 कवर और होंगे आपके पास, और ये अन्य प्रकार के परवीडिया में ये कवर पाए जाते हैं, अन्य परवीडिया इसके ऊपर लिखा होता है। 2 कवर और होते हैं जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, और वो कवर हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी और टकावारी का हिसाब, परसेंटेज का हिसाब। तो ये दोनों कवर जो हैं ये ज्यादातर आपके सेक्टर ऑफिसर को आपको खुले दे देने होते हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये और कहता हूं आपसे कि 17 गा की एक कॉपी भी खुली उनको दे दीजिए। देखिए 17 गा कितने भरने हैं ये आप पहले से तय नहीं कर सकते हैं। 17 गा की एक कॉपी सीलबंद जाएगी, एक कॉपी आप अपने सेक्टर ऑफिसर को देंगे, और जितने वहां पोलिंग एजेंट हैं सब आपसे एक एक कॉपी मांग सकते हैं। तो उतनी कॉपियां आपको उसकी तैयार करनी है।
अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि जेरोक्स कर सकते हैं तो पहले आप एक भर लीजिए क्लियर, और फिर जेरोक्स करके एजेंटों को दे सकते हैं। और एजेंट लेके चला गया तो भैया फिर आप जाने। तो इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है कि कार्बन नहीं है, हाथ से भरनी है, 10 कॉपी भरनी है, एक में कुछ लिखा दूसरे में कुछ गड़बड़ होकर लिख गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसमें बड़ा ख्याल रखना है। तो पहले 2 कवर थे जो CUBU के साथ जमा होंगे, दूसरे ये 2 कवर हमने बताए, एक टकावारी का है यानी परसेंटेज का है, और वोटिंग टर्नआउट परसेंटेज ऐसा करके आता है, और दूसरा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी। लेकिन इन 2 के साथ में एक कागज आप और डाल दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं 17 का, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप जब पहुंचेंगे ना तब तक आपके ये हिसाब बड़े टैली हो चुके होंगे। तो ये आपको 2 कवर इस तरीके के तैयार करने हैं। इसके बाद आपके पास 6 वैधानिक परवीड़िया होते हैं, इनको कहते हैं वैधानिक कवर। तो जो वैधानिक कवर होते हैं उसमें इन चीजों के जो 6 कवर होते हैं उनको आपको बड़ा ध्यान से पैक करना है। इसमें क्या क्या होता है, चलिए कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं। एक तो जो आपने मतदारों को स्लिप दी थी ना, उसका एक कवर होगा, सारी स्लिपें उसमें होंगी। एक अगर आपने टेंडर मत आपके यहाँ पड़ा है, यानी आपने नहीं ध्यान दिया, दूसरा मतदान कर गया था उसकी जगह पे दूसरा, तो जो बैलेट पेपर दे करके अगर वो किया तो उसमें से अगर किसी ने बैलेट दिया है तो उसका एक कवर होगा, नहीं तो उसमें नील जाएगा। और फिर एक कवर ऐसा होगा जिसमें वो बाकी के 20 में से अगर 19 बचे तो 19, और 20 में से एक भी यूज नहीं हुआ तो उसमें नील गया तो 20 के 20 उसमें होंगे। ये ज्यादातर होते हैं इसमें वैधानिक, जिनका कि इलेक्शन से सीधा संबंध है। इसमें आपके 17 का रजिस्टर जाता है, इसमें आपकी मार्क कॉपी वाला रजिस्टर जाता है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। यानी इलेक्शन में अगर कोई भी गड़बड़ है तो इन चीजों को चेक किया जाता है। तो ये वैधानिक परवीड़ियां हैं, यानी वैधानिक कवर हैं, और इन कवरों का आपको बड़ी ही निष्ठा के साथ सील बंद करके इनको आपको जमा करवाना होता है। जो वैधानिक कवर स्वीकार करते हैं इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं चलती है। फिर कुछ बिन वैधानिक कवर होते हैं, जैसे अंध असक्त ने कुछ अपना इकरारनामा किया है, या किसी का उम्र वाला इकरारनामा है, या किसी के और चीज़ें हो सकती हैं कि उसने मत देने से इनकार कर दिया, या बहुत सारी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो उन लोगों की कवर आपको, या आपने कोई पुलिस फरियाद की है तो उसका कोई कवर, तो वो सारी चीज़ें आपको इन बिन वैधानिक कवर में रखना होता है। और इसके 11 कवर होते हैं, वो कवर आपको एक काउंटर पे जमा करवाने होते हैं। अब इसके बाद के जो कवर हैं वो अन्य हैं, जिसमें आपके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसकी डायरी हो सकती है, उसका सिक्का हो सकता है, जो उसने दोरी लेके गया था, दरवाजा 2 भाग में विभाजित किया, दोरी का हो सकता है, स्टैम्प पैड हो सकता है, ये तरह तरह की चीजें, जो छुट्टी चीजें आपको दी गई थी उन सब के लिए भी कवर दिए जाते हैं। तो भैया ये जो अन्य कवर हैं उनमें से अन्य में से 4 कवर तो हमने आपको बता दिए कि वो 2 तो मशीन के साथ जाएंगे, 2 आप सेक्टर ऑफिसर को दे देंगे, वो तो बड़े महत्वपूर्ण हैं। बाकी की इनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए कोई सजा नहीं है। भैया रस्सी आप घर पे ले चले गए, स्टैम्प पैड आप घर पे ले गए, आपने नहीं जमा करवाया, कोई उसको चेक नहीं करता है। लेकिन वैधानिक और बिन वैधानिक जो कवर होते हैं, जो सील बंद कवर हैं, वो आपको बिल्कुल सील बंद करके प्रॉपर तरीके से जमा करवाने चाहिए। अगर आप इतना करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं कि कौन से कवर कहाँ कैसे हमें जमा करवाने हैं, और उसकी वजह से ज़्यादा परेशान होते हैं। हमने तो अपने यहाँ व्यवस्था इस प्रकार की करवाई हुई है, जो हमारे लोग हैं और इस वीडियो को देख रहे हों, जो हमारे यहाँ वैधानिक कवर हैं उनके ऊपर हमने सफ़ेद कलर का बोर्ड एक चिपका दिया, यानी वो सारे एक जगह पे जाने हैं। जो हमारे यहाँ मशीन के साथ देने उनके ऊपर हमने पिंक कॉर्नर पे चिपका दिया है कागज, जिससे तुरंत मालूम पड़ जाए कि भैया ये मशीन के साथ जाने हैं। जो ब्लू कलर के 2 ऐसे हैं जो आपको सेक्टर ऑफिसर को दे देने हैं, और जो बिन वैधानिक है उन पे कुछ जिसको हम सुआपंखी रंग बोलते हैं, नई पीला और नई हरा, इस प्रकार के उसके ऊपर चिपकाए हुए हैं, वो 11, और वो 11 एक कवर में डाल देना, बाकी के जो हैं वो ऐसे ही हैं। तो हम तो उनको इस प्रकार से ले लेंगे, लेकिन जहाँ जिस प्रकार की व्यवस्था हो, आप इनको अगर सही ढंग से तैयार करके लाएंगे और सही ढंग से जमा करवाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक चीज को और ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप सेंटर पे पहुंचते हैं जमा करवाने के लिए, तो अपना विशिष्टता दर्शक सिक्का ऊपर रखिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी कवर में कुछ गड़बड़ हो, कुछ खोलना पड़े, कुछ बंद करना पड़े, तो उस सिक्के की जरूरत आपको पड़ती है। तो वो आप अपने पास रखिए, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। धन्यवाद। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बड़ा उपयोगी रहेगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और
मेरा उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। ये सारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, थोड़ी सी एक कमेंट या एक लाइक दे देंगे ना, तो मुझे काम करने में और मजा आएगा।